नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 31 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 31 है और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 31 है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 31 पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो 12 है, इस पर ध्यान देना है आप लोग को। देखिए 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 में आप लोग को कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप लोग को 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी की मिलेगी, जो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एनबीएस, डीटी प्लस भी, टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और यह तीसरी संख्या 31 है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे वह थे आपके विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, 850 ईस्वी में यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना किया। वह पल्लवों का ही सामंत था, इसने पांड्यों की शक्ति को भी छीन लिया था। प्रश्न 2 देखिएगा, टोंड मंडलम दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों को संदर्भित करता है? टोंड मंडलम दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों को संदर्भित करता है? तो दक्षिण तमिल देश को। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। विजयालय ने कांची के पल्लवों को हराने के बाद दक्षिण तमिल देश, जिसे टोंड मंडलम कहा जाता है, उसने वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रश्न 3 देखिएगा, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम ने बनवाया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज के शासनकाल में निर्मित हुआ था। चोल राजाओं ने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए थे। इन शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कट करवाए थे, जिससे ये अपने जीत के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे। प्रश्न 4 देखिएगा, गंगई कोडचोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी? तो गंगई कोडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया था। उसकी सेना ने गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया था। इसने इस अभियान में समुद्रगुप्त के मार्ग का अनुसरण किया था। विजय स्मृति के रूप में कावेरी की मुहाने पर एक नई राजधानी भी बनाया था, जिसे गंगई कोडचोलपुरम कहा जाता है, ठीक है। यह राजधानी बनवाया था इसने। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत की आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये आपका सही है। चोल शासकों ने चेरों पांड्यों को पराजित करके दक्षिण भारत की आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर प्रभुत्व स्थापित किया, सही है। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करते हुए उनके कुछ क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। विकल्प सी। तो देखिए व्याख्या देखिएगा, अपने पिता राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र फर्स्ट ने पांड्य और चेर शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी विजय श्रीलंका तक जारी रखा, ठीक है। श्रीलंका तक आक्रमण किया था और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा था। चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना है, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राजवंश गंग देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे? तो यह थे उत्तरी चालुक्य गंग देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। बी जो है ऑप्शन सही है आपका। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद जिस राजवंश ने उनका स्थान लिया था वे थे उत्तरी चालुक्य, ठीक है। और उत्तरी चालुक्य की जो राजधानी थी कल्याणी थी।
इन्होंने चोलों के संघर्ष का कारण बैगी, तुंगभद्र दोआ, वो उत्तर पश्चिमी कर्नाटक जिसे गंगदेश कहा जाता है, पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इन दोनों के संघर्ष में निर्णायक विजय किसी की भी नहीं हुई थी। प्रश्न 7 देखिएगा, चोल प्रशासन मंडलम, वलनाडु और नाडु में विभाजित था। यह तो सही है। वह राजस्व में मिली भूमि वेतन के रूप में देता था। राजस्व में मिली भूमि वेतन के रूप में देता था। क्योंकि चोल सम्राट में क्या होता था, जो वेतन मिलता था वो भूमि के रूप में मिलता था। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है आपके, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। प्रायः चोल साम्राज्य मंडलों और प्रांतों में विभाजित था। मंडलम वलनाडियों और नाडियों में विभाजित था। कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को ही प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था और इन अधिकारियों को वेतन के रूप में राजस्व के रूप में प्राप्त भूमि दी जाती थी। मतलब भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिसे वो राजस्व प्राप्त करते थे और वही वेतन था उनका। प्रश्न 8 देखिएगा, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संदर्भित है? तो गिल्ड का मतलब क्या होता है? व्यापारी श्रेणियों को गिल्ड कहा जाता था चोल साम्राज्य में। डी जो ऑप्शन है सही आपका। व्याख्या देखिएगा, चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थी जिसे गिल्ड कहते थे। ये श्रेणियां मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के साथ होने वाले व्यापार के लिए जानी जाती थी। प्रश्न 9 देखिएगा, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी चोल शासन काल में? तो चोल शासन काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी पुर और महासभा। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, चोलकालीन अभिलेखों में हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशासन 2 इकाइयों में बटा हुआ था, पुर और महासभा, जिसमें पुर गांव की आम सभा थी और महासभा गांव के वयस्क ब्राह्मणों की सदस्यों की सभा थी। पुर जो थी क्या थी? एक महासभा थी, वो मतलब आम सभा थी गांव की, और महासभा में गांव के जो वयस्क ब्राह्मण होते थे वह इसमें शामिल होते थे और इन्हें अग्रहार भी कहा जाता था। अग्रहार जिस भूमि में रहते थे वह लगान मुक्त भूमि होती थी। प्रश्न 10 देखिएगा, चोलकालीन प्रशासन में अग्रहार किससे संदर्भित होता था? तो लगान मुक्त भूमि में रहने वाले ब्राह्मणों को अग्रहार कहा जाता था। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, अग्रहार वयस्क ब्राह्मणों का एक समूह था जो महासभा के रूप में कार्य करते थे और रहने हेतु भूमि दी जाती थी जो लगान मुक्त होती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो देखिएगा। और शायद मुझको लग रहा है मैं भूल से 31 बोल दिया हूँ, 31 सीरीज नहीं है, ये 32 सीरीज है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।